हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो PYQs का सॉल्यूशन किया जा रहा था, उसमें एक और जो नेक्स्ट सेशन है वो होने वाला है आज। और आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 5, जो कि है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान का। और इसमें 2019 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को इन्वॉल्व किया है, और वो भी आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि विद आंसर होने वाला है ये सॉल्यूशन। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए और यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लेके जाइए जिससे कि आपको आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें काफ़ी मदद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन्वॉल्व हुए रखे इसमें। तो 2019 का अपना पहला क्वेश्चन है, वो है भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो भारत के अंतर्गत जो पादप रोग विज्ञान का जनक है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है EJ बटलर। अब यहां ध्यान रखना, यदि वर्ल्ड के अंतर्गत पूछ लिया जाए विश्व में पादप रोग विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना है वो है एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी इसको माना जाता है विश्व में पादप रोग विज्ञान का जनक। आयरिश दुर्भिक्ष के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है, तो ध्यान रखना अपने को आयरिश दुर्भिक्ष यानी आयरलैंड का अकाल भी कहा जाता है इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो आयरलैंड का अकाल। आयरलैंड का अकाल तो ये किसके कारण हुआ था? आलू का पचेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज है इसके कारण, यानी कि वहाँ पर आलू की जो फसल है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। और वहाँ आयरलैंड यानी जो आयरिश जिसको कह रहे हैं अपन, वहाँ का जो मूल भोजन है उसमें आलू का बहुत ही महत्व है। इस कारण वहाँ पर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और लाखों लोग मर गए। इस कारण ये अकाल की जो स्थिति है वो किसके कारण हुई है, तो वह है आलू का पचेती अंगमारी। और तुम्हारे कोर्स में एक और अकाल है जो पॉपुलर है, तो आपको बताना है बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल ये किस फसल से और किस रोग से संबंधित है। और दूसरा आपको इसके साथ में और ध्यान रखना है बंगाल का आतंक। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक। तो कमेंट बॉक्स में जाके और बताना है कि बंगाल का अकाल तो किससे संबंधित है और बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, किसको कहा जा रहा है। तो ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नहीं आता हो तो इसके बाद में मैं इनके आंसर देने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अपन। देखिए सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना, जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब है कि इसमें जो भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है वो कोई से भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो जब भी इसकी संरचना बनाए तो इसमें अपने को मुख्य रूप से 3 जो आवरण है वो बनाने हैं। सबसे बाहरी जो आवरण है उसको तो कहा जाता है कैप्सूल। उसके अंतर्गत जो आवरण है जो ब्लैक लाइन से दिख रहा होगा ये है कोशिका भित्ति सेल वाल, और उसके अंतर्गत जो येलो लाइन दिख रही होगी ये है कोशिका झिल्ली। और विशेष ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली अंतर्वलयित होके और थैली नुमा या गुब्बारे नुमा संरचना बना देती है, जिनको क्या कहा जाता है? मीजोसोम कहा जाता है। और ये किसका काम करता है, विशेष ध्यान रखना है, ये है इसका श्वसन स्थल।
श्वसन स्थल। और इस मीजोसोम को ही क्या माना गया है? माइटोकॉन्ड्रिया का समकक्ष माना गया है। इसको वो होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो यानी कि बैक्टीरिया के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया होगी, जो ऊर्जा का उत्पादन होगा, वो कहां पर होगा? तो होगा मीजोसोम। मीजोसोम को और क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको मध्यकाय कहा जाता है। इसको मध्यकाय। तो विशेष ध्यान रखना है, ये किससे बना है? कोशिका झिल्ली से। अब कोशिका झिल्ली से ही दो संरचनाएं और विकसित होती है। यदि ये छोटे छोटे तंतु देख पा रहे होंगे तो इनको कहा जाता है पाइलाई, जो कि जीवाणु को चिपकने में मदद करवाते हैं। और ये पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऐसे जो लंबा ये धागा दिख रहा है, इसको कहा जाता है कशेरुका फ्लैजिला। फ्लैजिला। और ये बना हुआ है फ्लैजिन प्रोटीन का, और कशाभिका के द्वारा ही ये गतिशीलता दर्शाता है। यानी अपना जो कार्य है या जो गमन है वो किसके द्वारा करता है? जीवाणु कशाभिका के द्वारा। जिस जीवाणु में कशाभिका पाई जाती है वो चल जीवाणु कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होती है वो अचल जीवाणु होते हैं। तुम्हारे इसका पूरे का वर्गीकरण दिया हुआ है। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक है तो 70S और यूकैरियोटिक है तो 80S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आरएनए भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। विशेष ध्यान रखना, जो इसका केंद्रक है वो पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। इस कारण इसके केंद्रक को क्या कहा गया है? तो विशेष ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जो जीवाणु है उसके केंद्रक को अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियाब कहा जाता है इसको। और इस अंतर्गत एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसके अंतर्गत रेप्लिकेशन करने की क्षमता यानी कि गुणन करने की क्षमता होती है, उसको विशेष ध्यान रखना है। इसको कहा गया है प्लाज्मिड। और गोल गोल दिख रहा है तो मतलब प्लाज्मिड कैसे होते हैं? वर्ताकार होते हैं। और जबकि जो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है वो सर्कुलर टाइप का हो सकता है, यानी कि कुंडलित टाइप का हो सकता है। और बीच में क्या भरा हुआ है? इसमें कोशिका द्रव्य। तो ये आसान सा डायग्राम है। जितना साफ सुथरा डायग्राम बनाओगे, और विशेष रूप से सुन लेना कि इस चैप्टर में से बोर्ड के जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन डायग्रामेटिक आने वाला है आपके। ये लिख के ले लो कि एक क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो डायग्राम का ही मिलेगा। तो इस चैप्टर में 4 या 5 डायग्राम है, उनमें से एक बैक्टीरिया का है, एक कवक का है, एक माइकोप्लाज्मा का है और एक वायरस का यानी कि TMU तंबाकू मोजेक वायरस का डायग्राम अपने कोर्स में दे रखा है। तो इन 4-5 जो डायग्राम है इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है 2025 में। फिर अभी अपन 24 तक पहुंचेंगे, वहां भी क्वेश्चन आया हुआ है डायग्राम का। तो फिक्स ध्यान रख लेना, इसमें से एक डायग्राम अपने एग्जाम में 100% आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है किन सूचनाओं के आधार पर ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की पहचान करेंगे। तो हुआ क्या था, 1884 के अंतर्गत एक साइंटिस्ट है HC ग्राम, इन्होंने जीवाणुओं की जो झिल्ली कोशिका भित्ति है उसको अभिरंजित किया। इस अभिरंजन के आधार पे जीवाणुओं को इन्होंने 2 ग्रुपों में बांटा। तो इनके कैरेक्टर देख के और अपन डिसाइड करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है। तो ये अपनी बुक में दिया हुआ पूरा चार्ट, इसको डिटेल से समझना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंतर्गत आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें मैंने ग्राम स्टेनिंग का पूरी प्रोसीजर बता रखी है कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। तो आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपको पता होगा कि ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं, कितने स्टेप में होती है, इसमें क्या क्या किया जाता है। तो आप लिंक बॉक्स में जाइए और वहां पे आप ग्राम स्टेनिंग का जो लिंक मिला हुआ है उसको खोल के जरूर वॉच कीजिए। तो देखते हैं, इन्होंने 2 ग्रुपों में बांट दिया इनको।
तो जिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है वो तो है ग्राम पॉजिटिव, और जिनकी कोशिका भित्ति पतली होती है वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। जिन जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो सिंगल लेयर की बनी हुई है तो वह है ग्राम पॉजिटिव, और जिनकी डबल लेयर की बनी हुई है तो वह है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है उनकी कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या मिलेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन मिलेगा, जो होता है लगभग 40 से 90%, और इनकी कोशिका भित्ति में 1 से 10% ही क्या मिलेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन देखने को मिलेगा। इनके अंतर्गत टिकोई कमल पाया जाता, इनमें नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड कम होगा और इनमें ज्यादा होगा। और विशेष ध्यान रखना है, इसके उदाहरण है क्लेवीसेप्स, क्लेवीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीस, बेसिलस, इसमें जेंटोमोनास, सुडोमोनास, यानी कि जो अधिकांश रोग उत्पन्न करते हैं वो आते हैं ग्राम नेगेटिव में। तो ये इसके बीच में डिफरेंस बताना है अपने को कि कैसे अपन डिफरेंस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है, ये बोर्ड का पॉपुलर क्वेश्चन है, यानी कि उनका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2-3 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वो क्या है, प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पांडुरता, इटियोलेशन कहा जाता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीले होते हैं पौधे, इस कारण यानी कि बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या अधिकांश जितने भी तत्व है उनकी कमी होने पे पौधे क्या होते हैं, पीले ही पड़ते हैं। विशेष ध्यान रखना है, नाइट्रोजन पोषक तत्वों की कमी से जो पीलापन दिखाई देता है वो दिखाई देता है वी शेप के अंतर्गत, ये विशेष ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो है जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो की है भाई साहब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इन्हीं को किसका खोजकर्ता और माना जाता है, तो इनको माना जाता है जीवाणु का खोजकर्ता। कहने की बात यह है कि जीवाणुओं की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, वो जाता है ल्यूवेनहॉक भाई साहब को। और ध्यान रखना है, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। निर्जीव कोशिका का यदि पूछ लिया जाए, जो कि कंपटीशन में सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, वो है रॉबर्ट हुक जी, रॉबर्ट हुक। और कब, 1665 के अंतर्गत। तो ये कब किए थे, तो इन्होंने किया था 1676 के अंतर्गत। कई सारी बुक में 73 भी मिलता है, तो 73 से 76 के बीच है। अपनी जो बुक है उसमें 76 मेंशन किया हुआ है जीवाणुओं की खोज के संबंध में। तो ये यानी कि जो जीवित कोशिका देखी थी इन्होंने, वो क्या था, जीवाणु था। और इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूलस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एनिमलक्यूलस नाम दिया था, जो बाद में क्या हो गया, जीवाणु हो गए। यानी कि ऐसी संरचना है जो आगे चल के एनिमल यानी कि जीव को जन्म देने वाली होती है, तो उसको कहा गया एनिमलक्यूलस। नेक्स्ट है, विषाणु के कैप्सिड का कार्य लिखिए और विषाणु का नामांकित चित्र बनाइए। अभी मैंने 2019 के लिए बोला था, 2020 में फिर एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो विषाणु होता है, विषाणु जो विषाणु है, विषाणु 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन सी है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है विषाणु। कौन कौन से हैं न्यूक्लियो प्रोटीन में, तो है इसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है इसमें प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड 2 रूप में पाया जा सकता है, या तो आरएनए भी हो सकता है और या डीएनए भी हो सकता है। अब
सर बताइए उदाहरण कौन कौन से, आरएनए भी हो सकता, डीएनए भी हो सकता, ये जरूर ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आरएनए का पॉपुलर उदाहरण है तंबाकू मोजेक वायरस, और डीएनए का उदाहरण और ले लो तो वह है जीवाणु भोजी। इनके अंतर्गत क्या मिलता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो वह है डीएनए। प्रोटीन का कार्य क्या है, इसमें ध्यान रखना, सुरक्षा। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो ये आवरण बना हुआ है, ये प्रोटीन का जो आवरण है, इसी को कैप्सिड कहते हैं, तो इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। और जो न्यूक्लिक एसिड है, यही इसका संक्रमणकारी भाग होता है, संक्रमणकारी भाग वो है इसका न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है सुरक्षा कवच प्रदान करना, ध्यान रखना, सुरक्षा कवच प्रदान करना। और इसकी जो एक इकाई है, उस एक इकाई को क्या कहते हैं, कैप्सोमीयर कहा जाता है, एक इकाई को। तो ये विशेष चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन और मीजोसोम पाए जाते। तो अभी जस्ट अपन ने जिक्र किया था, मीजोसोम मध्यकाय श्वसन का स्थल है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष है। वो कौन से चित्र में देखा था अपन ने, तो वो देखा था वो जीवाणु के अंतर्गत। तो वो सूक्ष्म जीव है जीवाणु, जिसमें कोशिका भित्ति तो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, और मीजोसोम क्या है, श्वसन का स्थल है। दूसरा टुकड़ा है इसमें बीजीए का पूरा नाम लिखिए, तो बीजीए का पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, या इसको और क्या कहा जाता है, तो और कहा जाता है इसको, ये लो जी, साइनोबैक्टीरिया। इसका उत्तर बता दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। पहले ये शैवाल ग्रुप में रखा गया था, और शैवाल को अपन पढ़ते हैं पादप जगत में, लेकिन पादप जगत में यानी पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इस कारण इसको वहां से निकाल के और किस में डाल दिया, जीवाणु में। तब जीवाणु जैसा नाम होना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, साइनोबैक्टीरिया इसका नाम रख दिया गया। और ये भी विशेष ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर में अपने बायोलॉजी में भी है, इसको जैव उर्वरक के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये जैव उर्वरक का कार्य करता है। जैव उर्वरक कौन सी फसल में काम करता है, तो ये काम करता है जी चावल में, चावल धान की जो फसल है उसमें काम करता है, राइस या फिर कह दो जी पैडी, इस फसल में काम करता है जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक के रूप में भी कौन सा पोषक तत्व दिलवाएगा ये, तो ये दिलवाएगा जी नाइट्रोजन। विशेष ध्यान रखना है, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। और उपयोगी फसल कौन सी है, दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो है 2020 में जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ है उसमें से। तो उसमें से क्वेश्चन है, कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों सहज जीवन का क्या नाम है। कहना ये चाह रहा है जी, कवक और जो उच्च पादप है तो उनका जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है माइकोराइजा या कवक मूल। पौधों से कवक क्या ले रहा है, तो कवक ले रहा है जी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये अपना भोजन ले रहा है जी। और बदले में कवक से क्या ले रहा है, पौधा क्या ले रहा है, तो एक तो ध्यान रखना फास्फोरस तो मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखना ही है, और नाइट्रोजन भी ये दे देता है। तो फास्फोरस अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाती है। तो माइकोराइजा का एक पॉपुलर उदाहरण है, वह है वेम या वाम, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर।
तो ध्यान रखना है नाम वेसिकुलर, अर्बोस्कुलर, अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ये अपने एग्रीकल्चर में काम जरूर आएगा, तो विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में धान का खेरा रोग प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कॉलेज में जाएंगे हजारों बार ये क्वेश्चन मिलेगा। तो धान का जो खेरा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? जिंक पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। और इसकी जो खोज है वो खोज अपने 12th लेवल में नहीं है, लेकिन आगे चल के तुम्हारे को जेट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो विशेष ध्यान रखनी है। वो है YL नेन नामक साइंटिस्ट ने इस धान का खेरा रोग की खोज की है। और कहाँ से की है? तो BHV उत्तर प्रदेश से, BHV यूपी बनारस काशी, वहां से इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, विषाणु तथा वायरॉइड में कोई दो अंतर लिखिए। विषाणु तथा वायरॉइड में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला तो है अपना विषाणु और दूसरा है वायरॉइड। तो विषाणु किसके बने हुए हैं? विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन की बने हैं होते हैं, यानी RNA या DNA, और उसके साथ में क्या होगा? प्रोटीन। जबकि वायरॉइड में ध्यान रखना है केवल ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं, यानी कि इनमें प्रोटीन नहीं होता है, यानी कि इनमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, प्रोटीन आवरण अनुपस्थित रहता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? तो इनमें RNA या DNA, दोनों एक साथ नहीं, या तो RNA या DNA होगा। जबकि वायरॉइड में क्या है? वायरॉइड का आनुवांशिक पदार्थ हमेशा ही RNA ही होगा। यह पौधों और रोग प्राणियों में दोनों में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं विषाणु, जबकि वायरॉइड केवल पौधों में ही रोग उत्पन्न करता है और प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इनमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके जैसा ही एक और क्या होता है वायरॉइड के लिए, ध्यान रखना, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव वो कौन सा है? तो वो है वायरॉइड जी है, वो सबसे छोटे सूक्ष्म जीव, यानी कि जो रोग जनक होते हैं। बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? बोर्डो मिश्रण का संगठन और उपयोग किए, यानी कि टुकड़ों में क्वेश्चन पूछ रहा है, खोजकर्ता का नाम लिख दिया, आधा नंबर मिल गया, संगठन लिख दिया, 1 नंबर मिल गया, उपयोग लिख दिया, आधा नंबर मिल गया, यानी क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। 2 नंबर में लिखनी क्या है? 2-3 लाइनें लिखनी है। तो खोज तो किसने की? PMA मिलार्डे या मिलार्डेट ने की। संगठन क्या है? नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। चूना यानी कि जी लाइम, चूना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ। केमिस्ट्री में तुम उदाहरण पढ़ोगे इनके, तो नीला तोता चूना और पानी से मिलकर बना हुआ है बोर्डो मिश्रण। उपयोग क्या है? तो ये जो मिश्रण है ये कवक नाशक और जीवाणु नाशक दोनों प्रकार का होता है, यानी कवक को मारने वाला और जीवाणुओं को मारने वाला। इसलिए जो भी कवक जनित या जीवाणु जनित रोग है उनका उपचार करने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह है उदाहरण। उदाहरण कैसे? तो किस रोग से बचाने के लिए बोर्डो मिश्रण की खोज हुई? तो वो है जी फ्रांस के अंतर्गत ये घटना हुई थी। हुआ क्या था? एक्सीडेंटली, यानी कि जो मिलार्डे साहब है ये वहां के एक किसान थे, कर क्या रहे थे इन्होंने, यानी अंगूर का एक उद्यान गार्डन ऑर्चार्ड लगा रखा था। तो
कुछ जो मन चले व्यक्ति होते हैं वो जैसे जैसे वहाँ से गुजरते हैं गार्डन के पास से, तो हाथ मार के और अंगूरों के गुच्छे तोड़ के ले जाते। तो मिलार्डे साहब हो गए परेशान। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया गया कि अपना वहाँ जो उद्यान बना हुआ था वहाँ एक बाल्टी पड़ी थी और उस बाल्टी में यानी कि कॉपर सल्फेट चूना इनका घोल पड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इस घोल को पौधों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे कि जो फल है वो इस चूने के या घोल के अंतर्गत क्या हो, यानी कि लेपित हो गए, जिससे कि कोई उनको तोड़ के और तुरंत यानी कि खाने लायक नहीं रह पाए, यानी चलते चलते उनको तोड़ के नहीं ले जा पाएंगे वो। तो इन्होंने इस उद्देश्य से इसका छिड़काव कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जिन पौधों के ऊपर, जिन बेल के ऊपर इस घोल का छिड़काव किया उसमें एक बीमारी लगी हुई थी। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू मर्दू रोमिल आसिता बीमारी थी। तो हुआ क्या, ये बीमारी खत्म हो गई। तो वहीं से क्या हो गया, यानी कि इसके लिए एक दवा मिल गई, और दवा मिल गई तो उसको नाम दे दिया बोर्डो मिश्रण। तो ऐसे कार्य तो कुछ कर रहे थे, ये उद्देश्य कुछ और था, लेकिन बन गए अब क्या ये साइंटिस्ट। तो कोई सिस्टमेटिक यानी कि ये खोज नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल खोजे हुई है, जो जितने भी हार्मोन पढ़ते हैं, अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हैं, उन सब की एक्सीडेंटली खोजे हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वो होने वाला है 2022 का, और क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये की है 1944 में, और वो है वेक्समैन। ध्यान रखना है, प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो वो है जी पेनिसिलिन। वो है जी पेनिसिलिन। कहाँ से खोज हुई है इसकी? पेनिसिलिन नाम क्यों रखा? क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम से इसकी खोज हुई है। ये भी एक्सीडेंटली खोज हुई है। पहले बता देता हूं, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है इसका? खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इसके खोजकर्ता है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है इसकी खोज कब की गई थी। जैसे इसकी खोज 1944 में हुई है, तो इसकी खोज कब की गई आपको ये कमेंट में बताना है कि प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, किससे खोजा? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजा। इसको किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। अब ये आपको बताना है कब खोजा इसको। अगला क्वेश्चन है, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से जो अति उद्वर्दी होती है उसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया। अब ध्यान रखना, कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से जो अतिवृद्धि हो रही है उसको कह रहे हैं हाइपरप्लेसिया। इसी के समकक्ष एक और टर्म है, वो है हाइपरट्रोफी। यहां ध्यान रखना है, कोशिकाओं का आकार, यदि कोशिकाओं का आकार बढ़ जाने से, आकार यानी कि साइज बढ़ जाने से जो अतिवृद्धि हो जाती है तो उसको करें हाइपरट्रोफी। तो दो चीजें हैं, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी। एक में है संख्याएं बढ़ती है और एक में साइज इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है
पादप महामारी, पादप महामारी रोग किसे कहते हैं और इसके कोई दो उदाहरण बताइए। तो एक क्वेश्चन तो है, मतलब डेफिनेशन बताने का 1 नंबर है, उदाहरण लिखने का आधा नंबर है जी। तो ऐसे रोग जो विस्तृत यानी कि एक बड़े इलाके में एवं विनाशकारी यानी कि जो नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाए एक बड़े क्षेत्र की फसल पर, कभी कभी यानी कि वो कभी कभी हो सकते हैं लेकिन उनका एरिया लार्ज स्केल में होगा और उनसे होने वाला जो नुकसान है वो भी भयंकर होने वाला है जी। तो कभी कभी या कुछ अंतराल बाद, जैसे हर साल बाद या हर 2 साल बाद या हर 3 साल बाद, तो जो भी एक पैटर्न है प्रकट होते हैं और फसलों को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, उनको कहा जाता है जी पादप महामारी रोग। जैसे कि जो गेहूं के रोली रोग है, गेहूं में 3 प्रकार की रोली पाई जाती है, ध्यान रखना है। एक तो है ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट, एक है जी येलो रस्ट, येलो रस्ट, और एक है जी स्ट्रिप स्ट्रिप रस्ट, तो येलो रस्ट को कहते हैं। कलर की बात करें तो वह है ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। तो 3 प्रकार की है, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। दूसरा है चावल का झोंका रोग, दूसरा है चावल का झोंका रोग जिसको राइस ब्लास्ट कह रहे हैं। वो गन्ने का लाल सड़न, गन्ने का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है रेड रोट। इसके अंतर्गत जो गन्ना है उसका जो तना है वो अंदर से लाल लाल धारियों में, यानी जो गन्ना है वो लाल पड़ जाता है। आलू का फचेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके कारण तो आयरलैंड का अकाल आ गया। तो ये सभी पादप महामारी रोग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जीवाणु जो ग्रुप है, सॉरी यानी कि जो जीवाणु जिस ग्रुप में आ रहे हैं, मोनेरा जो किंगडम है, इस किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में आते हैं वास्तविक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में आते हैं विशेष बैक्टीरिया। तो आद्य जीवाणु एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत ही कठिन आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि लवणीय चक्कर हो गए। तो लवणीय चक्कर में रहने वाले जीवाणु को क्या कहेंगे? हेलोफिल्स कहेंगे। गर्म झरनों में रहने वाले को थर्मोफाइल्स कहेंगे। अम्लीय चक्करों में रहने वाले को एसिडोफाइल्स कहेंगे और अवायु में रहने वाले को मेथेनोजेंस कहेंगे। तो आद्य जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों जैसे कि लवणीय, गर्म झरने, अम्लीय, अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, जबकि यू बैक्टीरिया वालों में पेप्टिडोग्लाइकेन होगा। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह क्या होगा? तो यहाँ होगा स्यूडोम्यूरिन होता है, जो इनको ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायता करता है। उदाहरण हो गया जैसे मेथेनोजन जीवाणु। तो ये जीवाणु कहाँ कहाँ मिलता है? दलदल स्वाम्पी चक्कर में, गाय भैंसों की जो आंतें होती है उनमें पाया जाता है। तो ये क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करके और उससे गोबर गैस बनवाने में मदद करता है। तो गोबर गैस बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? वो है जी मेथेनोजन। अगला क्वेश्चन है विषाणु के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो जैसे कि विषाणुओं का जो परिपक्व कण होता है वो विरियोन कहलाता है। ध्यान रखना, एक वर्ड तो है विषाणु, एक वर्ड है वायरोइड, एक वर्ड है पिरियन और एक वर्ड आ गया विरियोन। विषाणु बता दिया मैंने क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की जो बनी हुई संरचना है वो है जी विषाणु।
केवल न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है वो है वायरड, और केवल प्रोटीन का बना हुआ है वो है पिरियन, और विषाणुओं का जो परिपक्व रूप है वो है विरियन। विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और प्रोटीन का जो आवरण है उससे ढका हुआ होता है, जिसको प्रोटीन का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। जो विषाणु के जो कण हैं ये अत्यधिक संक्रामक इन्फेक्शियस प्रकार के होते हैं और ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं जी। ये अधिकतर जो पादप विषाणु हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या बताया मैंने आरएनए, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस, लेकिन कुछ में डीएनए भी होता है, जैसे एक तो जीवाणु भोजी तो बताया ही था मैंने, उसके अलावा कॉलीफ्लोवर मोजेक वायरस, कॉलीफ्लोवर मोजेक वायरस, ये अपने सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में भी उदाहरण है, जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ है कॉलीफ्लोवर मोजेक वायरस, ध्यान रखना है। विषाणु अकोशिकीय होते हैं, यानी कि इनकी संरचना में कोशिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये न तो जीवित है और न ही निर्जीव है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए बहुत ही छोटे कण होते हैं, और विषाणुओं का जो न्यूक्लिक अम्ल है वो संक्रमणकारी होता है, यानी कि संक्रमण फैलाएगा, रोग उत्पन्न करेगा, जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और वो आ गया वापस फिर कवक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने बताया था हर साल इस चैप्टर में से एक डायग्रामेट्रिक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, तो इस बार भी तैयार हो जाइए। अब कौन सा डायग्राम आने वाला है, लगभग जो डायग्राम दे रखे हैं वो सभी तो एक बार रिपीट नहीं हुए हैं, यानी कि सब आ गए हैं। जीवाणु का आ गया, विषाणु का आ गया, उसके बाद में कवक का आ गया, और अगले जाने की स्लाइड आएगी 2024 में आ गया माइकोप्लाज्मा। अब बचा हुआ कौन सा है, तो अब रिपीट होने की संभावना रहेगी, इनमें से कोई एक डायग्राम वापस रिपीट होना है। तो जो कवक है वो आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका की चीजें अपने को मेंशन करनी है, उसमें केंद्रक होंगे, तो ये है केंद्रक, केंद्रक सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, विशेष ध्यान रखना है जी, वो है काइटिन की बनी हुई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, लिपिड इंक्लूजन यानी कि लिपिड अंतर्ग्रहण यानी कण, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम होते हैं जी इसमें एटीएस प्रकार के, क्यों जी, ये है यूकैरियोटिक कोशिका, इस कारण इनका केंद्रक सुविकसित होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है 2023 से, और पहला है इसमें फाइलोडी क्या होता है। तो पुष्पीय भागों का लीफ लाइक स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाना, वो क्या है जी, फाइलोडी कहलाता है। जैसे कि प्रसिद्ध रोग है वो है तिलका फाइलोडी रोग, और ये किसके द्वारा होता है, ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और या फिर कह दो इसको फाइटोप्लाज्मा। फिर ट्रांसमिशन, तो रोगजनक, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक है उनको कह रहे हैं रोगजनक, उनका एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरण होना, ये प्रक्रिया कहलाती है संचरण। तो रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है, और इनको लेकर जाने वाले क्या कहलाते हैं, वाहक कहलाते हैं। इनको ले जाने वाले क्या कहलाते हैं, वाहक कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि सफेद मक्खी जो कीट है, ये टमाटर पर्णकुंचन विषाणु, जो कि टमाटर लीफ कर्ल डिजीज उत्पन्न करता है, उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाने का काम करते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, जहां जहां वायरस आ जाए
जहां माइकोप्लाज्मा आ जाए यानी कि वहां वेक्टर का नाम जरूर आएगा। तो यहाँ वेक्टर कौन है टमाटर के पर्ण कुंचन में? वो है सफेद मक्खी। अपने क्योंकि डिजीज भी बहुत सारी दे रखी है तो अपने को ध्यान रखना है। 3 चैप्टर है, खरीफ के, रबी के, फलों के और सूत्रकृमि के, तो यानी कि अपने को विशेष ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है जीवाणु को परिभाषित कीजिए तथा इसके कोई गुण लिखिए। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या हुआ? यानी कि मोनेरा जगत है तो मोनेरा जगत की विशेषता कोशिकीय जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। कोशिका भित्ति होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बताई थी, और ये विभाजन किसके द्वारा यानी जनन किसके द्वारा करते हैं? द्वीव खंडन, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 जीवाणु बन जाते हैं। जीवाणुओं के गुण क्या है? कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? इनकी पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव तो है ही सही, सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, तो ऐसे केंद्रक को क्या नाम दिया था मैंने? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहा था मैंने, यानी कि न्यूक्लियाब हिंदी में न्यूक्लियाब या न्यूक्लियोइड कहा जाता है ऐसे केंद्रकों की जो विकसित नहीं होता। और क्या नहीं होता इसमें? तो केंद्रक में 4 भाग होते हैं, चारों भाग है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस माना जाता है। इनमें से कुछ भागों की कमी है तो वो है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना इसमें जो केंद्रक आवरण है वो नहीं पाया जाता है। इनमें ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसकी जगह क्या बताया था मैंने? उसकी जगह बताया था मीजोसोम पाया जाता है। तो श्वसन स्थल का कार्य करता है कौन? जीवाणुओं में मीजोसोम। मीजोसोम को और क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है मध्यकाई। और ये किससे बनता है? तो ये बनता है कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ वलयित होके और एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है जिसको कहते हैं मीजोसोम। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लिपिड मिलेगा, वर्ताकार स्वतंत्र द्विरज्जुक डीएनए इनके अंतर्गत देखने को मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें देखने को मिलता है जी। अगला क्वेश्चन है वो है पादप सर्वव्यापी रोग किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। जब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समूचे द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता, सर्वव्यापी की यानी कि सभी जगह पाया जाने वाला रोग, उसे सर्वव्यापी या देशांतरगामी यानी कि द्वीप या महाद्वीप क्या होंगे? देशों के बीच में होंगे, तो इसलिए देशांतरगामी भी कहा जा रहा है इसको। तो ऐसे रोग जो कि संपूर्ण विश्व में हो जाए या संपूर्ण द्वीप पे हो जाए या महाद्वीप पे हो जाए तो उसको कह रहे हैं सर्वव्यापी यानी सभी जगह पाया जाने वाला रोग, जैसे कि आलू का पचेती, अंगमारी रोग। ये उदाहरण पादप महामारी में भी था। गेहूं का रोली रोग, ये उदाहरण पादप महामारी में भी था। अगला क्वेश्चन है बोर्डो मिश्रण की खोज करता, बता दिया मैंने वो कौन सा है? प्रोफेसर पीएमए मिलार्डे। वेक्समैन ने क्या किया था? पीए माइकेली का संबंध किससे है? कवक विज्ञान से। फादर ऑफ कवक विज्ञान या फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कौन है? वो है पीए माइकेली। वेक्समैन ने क्या किया? स्ट्रेप्टोमाइसीज एंटीबायोटिक खोज की। स्मेलिंग एंड कुल्का ने क्या किया? सर्वांगी जो कवकनाशी है कार्बोमिन, उसकी खोज की। कार्बोमिन, स्मेलिंग एंड कुल्का ने। परपोषी में रोग जनक का स्थापित होना क्या कहलाता है? तो रोग जनक का स्थापित होना कहलाता है इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, सिस्टेमेटिक और नेक्रोसिस। तो ध्यान रखना आलू की पचेती अंगमारी रोग की वजह से पड़े अकाल को, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, फिर वापस
तो उसको कह रहे हैं आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश अकाल या आयरलैंड का अकाल। यानी कि इस चैप्टर में से अपने क्या आने वाले, दो तो आने वाले ऑब्जेक्टिव, एक आने वाला है खालिस्तान और एक आ गया मैंने क्या बताया, पांडुरता फिर आ गया। तो एक आने वाला है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आने वाला है 1.5 नंबर का, यानी कि लघुतरात्मक क्वेश्चन जिसमें डायग्राम पूछ लिया गया है। तो प्रकाश के अभाव में या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना क्या कहलाता है, तो वह पांडुरता, इटियोलेशन। इटियोलेशन। फाइटोप्लाज्मा कोशिका की चित्र बनाइए तो विशेष ध्यान रखना है, फाइटोप्लाज्मा किसको कहा गया है, माइकोप्लाज्मा को ही फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है जी। विशेषता क्या ध्यान रखनी है, सेल वाल एब्सेंट रहती है, इसके अंतर्गत सेल वाल नहीं पाई जाती है और इसकी जगह क्या मिलता है इसमें, त्रिस्तरीय। ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है इसमें, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये 3 लेयरों की बनी हुई कोशिका झिल्ली है, इसमें डीएनए इसमें पाया जाता है, आरएनए इसके अंतर्गत मिलता है और 70S राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। तो ये 2019 से लेके 2024 के जो बोर्ड के क्वेश्चंस है इनका आंसर के सहित मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या लिखने का पैटर्न है, क्या सावधानी पूर्वक चीज़ें ध्यान रखनी है, सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और यदि आपको ये प्रिंटेड रूप में पीडीएफ चाहिए तो आप लक्ष्य क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है या जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको ये पीडीएफ वहाँ अवेलेबल होगी। इसके जो ये सॉल्यूशन हो गया है, तो इस सॉल्यूशन को यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर सके और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें अच्छी तैयारी कर सके। विशेष ध्यान रखना है, इस चैप्टर से एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने वाला है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक फिल द ब्लैंक्स आएगा, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 वर्ड का क्वेश्चन आएगा, एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको यानी कि कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइन टू लाइन अपने को चलना है जी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।